तो चलिए हम लोग आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो है गैस वेल्डिंग। एक वेल्डिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का वेल्डिंग है जो कि काफ़ी वाइडली अभी के मॉडर्न एज में जो है गैस वेल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूजेबल है ना। बेसिकली ये वेल्डिंग वहाँ भी अवेलेबल होता है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है तो सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन गैस वेल्डिंग में सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर जो हम लोग हीट सोर्स जो इसमें यूज करेंगे, हीट सोर्स वो हमारा कोई गैस होगा, यानी मतलब जो गैस को ही बर्न करा के, है ना। और गैस तो ऐसे बहुत सारा होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, हमारा एलपीजी गैस होता है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गैस है और जो यूज होता है गैस वेल्डिंग के लिए वो है एसीटिलीन। ठीक है, एसीटिलीन गैस जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, वेल्डिंग में यूज होने वाला ये गैस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें प्रोसेस को देखते हैं कि गैस वेल्डिंग कैसे किया जाता है, इसका किस तरह की सेटअप होती है। तो गैस वेल्डिंग में जो सेटअप होता है इसमें दो सिलेंडर होती है। गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर में C2H2, यानी इसी को हम लोग कहते हैं एसीटिलीन गैस, है ना। ये एसीटिलीन गैस हो गया। तो एक सिलेंडर में एसीटिलीन गैस भरा हुआ रहता है, जबकि दूसरा सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी कोई भी सब्सटेंस तभी बर्न करेगा जब उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। तो यहाँ भी गैस वेल्डिंग में हम हीट सोर्स तो गैस वेल्डिंग में जो दो सिलेंडर यूज हो रहा है, वो एक सिलेंडर में एसिटिलीन गैस जो कि हमारा बर्न करने वाला गैस है, ये हाईली फ्लामेबल गैस होता है। और दूसरा उसको बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो दूसरा सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है। यहाँ से कंपटीशन में दो चीज पूछता है। पहला चीज है कि इस दोनों सिलेंडर में यूज होने वाला भाल्व। तो जो एसिटिलीन गैस है जिस सिलेंडर में, उसमें जो हमारा भाल्व जो होता है, इसमें ये भाल्व बना होता है किसी मेटल का, तो इसमें ब्रास का। ठीक है, इसमें एसिटिलीन ये सॉरी, इसमें गलत हो गया। एसिटिलीन गैस का जो हम लोग सिलेंडर होती है उसमें हम लोग जो भाल्व यूज करते हैं वो होता है स्टील का। ठीक है, इसमें जो है ये भाल्व जो यूज होता है वो किसका है, स्टील का है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो यूज होने वाला गैस भाल्व है, इसमें जो भाल्व यूज होता है वो बना होता है ब्रास का। अब देखिए दोनों का कारण क्या है यूज होने का। तो एसिटिलीन गैस जो है हाईली फ्लामेबल और एक्सप्लोसिव गैस होता है। ये बहुत ही मतलब एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि ये अंडर इट्स ऑन वेट ये एक्सप्लोड कर सकता है ना। तो इसीलिए इसके भाल्व को हम लोग एक स्टील भाल्व जो कि एक मजबूत भाल्व होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। और चूंकि एसिटिलीन गैस जो है वो काफी एक्सप्लोसिव होती है, इस कारण से इसके सिलेंडर में जो जिसमें एसिटिलीन गैस भरा हुआ रहता है उसके सिलेंडर में जनरली जो है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और एसीटोन, ये दोनों को इसमें पोर कर दिया जाता है। एसीटोन जो होती है इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, ये क्या करता है कि एसिटिलीन गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसका जो एक्सप्लोजन की जो क्षमता है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो जनरली एसीटोन जो है एसिटिलीन गैस सिलेंडर में मिलाया जाता है। ठीक है, और इसका भाल्व जो है वो स्टील का यूज किया जाता है, क्योंकि एसिटिलीन गैस जो है स्टील के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जहां दूसरी ओर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ऑक्सीजन सिलेंडर में जो भाल्व यूज होता है ये बना होता है ब्रास का।
इसमें हम लोग स्टील यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये स्टील जो है ये ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। ऑक्सीडाइज मतलब हो गया कि ये कोरोड हो सकता है। तो इसीलिए जनरली ब्रास जो होता है, ब्रास जो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कोरोजन का मतलब गुण नहीं होता, ये कोरोड नहीं करता है, ये नो कोरोजन होता है। इसीलिए याद रखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग जो भाल्व का मटेरियल यूज होता है वो ब्रास यूज होता है, और जो एसिटिलीन गैस होती है जिस सिलेंडर में, उसमें जो भाल्व के रूप में हम स्टील भाल्व का यूज करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों ही यहाँ पर रेगुलेटर लगा हुआ है। ये रेगुलेटर को जब हम ऑन कर देंगे तब यहाँ से गैस जो है एसिटिलीन गैस इस दो हौज लगा हुआ है। हौज मतलब एक सिंपल सा पाइप होता है, जो गैस को फ्लो करने वाला एक स्पेशल टाइप का पाइप होता है, उसको हौजेज कहते हैं। तो एसिटिलीन सिलेंडर के साथ एक अलग हौज लगा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अलग हौज है। तो दो जैसे ही हम यहाँ पर अगर रेगुलेटर को ऑन करते हैं, और यहीं पर कंट्रोल भाल्व भी होता है, मतलब ये रेगुलेटर ही क्या है, कंट्रोल भाल्व की तरह काम कर रहा है। कंट्रोल भाल्व मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ज्यादा ओपन कर देंगे तो ये ज्यादा अमाउंट में यहाँ से गैस निकलेगा, और इस भाल्व को अगर हम हल्का ओपन करेंगे तो कम अमाउंट में गैस निकलेगा। मतलब यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ गैस निकलना है वो हम यहाँ के कंट्रोल भाल्व को ऑपरेट करके हम अमाउंट ऑफ गैस जो है इसमें से फ्लो जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से दोनों रेगुलेटर, दोनों सिलेंडर के ऊपर दो रेगुलेटर है और दोनों में ही कंट्रोल भाल्व लगा हुआ है, और ये दोनों हौज जो है फर्दर ये आकर के एक गैस का टॉर्च में, जो कि वेल्डिंग टॉर्च के नाम से जाना जाता है, वेल्डिंग टॉर्च में आकर के ये दोनों ही हौज जो है ये एक जगह मीट करता है। मतलब हो गया कि ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन गैस का एग्जिट है, यानी दोनों गैस एक दूसरे से जो आकर के मिलती है वो हमारा इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आकर के मिलती है। और यहाँ पर गैस कंट्रोल भाल्व लगा हुआ है, यहाँ से भी हम लोग गैस के मतलब कि मान लीजिए कि एसिटिलीन गैस को बढ़ाना है या ऑक्सीजन को घटाना है, या ऑक्सीजन को बढ़ाना है एसिटिलीन को घटाना है, तो ये हम लोग गैस कंट्रोल भाल्व यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही गैस जो है यहाँ पर वेल्डिंग टॉर्च में आकर के मिक्स करता है ना। और दोनों मिक्स करने के बाद ये दोनों ही गैस यहाँ पर आता है, कहाँ पर, वेल्डिंग टिप पर। और वेल्डिंग टिप पर हम करते क्या है, किसी लाइटर की मदद से यहाँ पर फ्लेम को जनरेट कर देते हैं, है ना। तो ये एसिटिलीन गैस चूंकि एक फ्लामेबल गैस होता है और उसको ऑक्सीजन भी यहाँ पर सिलेंडर से मिल रहा है, तो इस तरह से उसको बर्निंग के लिए इसको इग्निशन टेम्परेचर, हम लोग किसी बाहरी सोर्स से इग्निशन टेम्परेचर दे दिए, तो यहाँ पर गैस जो है बर्निंग स्टार्ट हो गया, और इस तरह से यहाँ पर एक गैस का क्या बन गया, फ्लेम बन गया, है ना। और इसी फ्लेम का अब हम लोग जो है यूज हीट सोर्स के रूप में, जहाँ पर हमें वेल्ड करना है वहां पर हम इस फ्लेम का यूज करेंगे। तो गैस वेल्डिंग में तीन तरह का फ्लेम होता है, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तीन तरह का फ्लेम जो है उसमें से एक का नाम है कार्बोराइजिंग फ्लेम, दूसरा को हम लोग न्यूट्रल फ्लेम, और तीसरा को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। ये तीन तरह का फ्लेम हो गया, है ना। अब यहाँ पर है क्या कि अब कार्बोराइजिंग फ्लेम हम किसको कहते हैं, तो कार्बोराइजिंग मतलब नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या है, कार्बन की ज्यादा परसेंटेज है। तो कार्बन, जैसे कि एसिटिलीन जो गैस है वो है C2H2, और एक से है ऑक्सीजन। तो अगर हमारा C2H2 का अमाउंट जो है रेशियो अगर ऑक्सीजन के अमाउंट से अगर ज्यादा होता है, यानी हम ऐसे बोले कि अगर हम लोग सप्लाई, चूंकि हम दोनों ही सिलेंडर के, यहाँ पर दोनों ही सिलेंडर है और एक में एसिटिलीन है और एक में हमारा ऑक्सीजन है, तो अगर एसिटिलीन का सप्लाई अगर ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के सप्लाई से, तो तब जो हमारा फ्लेम बनेगा उसको हम कहेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो ये कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर जो है तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट, मतलब ब्राइटनेस जो होगा फ्लेम का वो हमको अलग अलग यहाँ पर तीन फ्लेम के रूप में दिखेगा, ठीक है। तो सबसे फ्लेम का जो सबसे बाहरी हिस्सा होगा
है ना, यानी कि बाहरी कवर जो होगा इसको हम लोग आउटर इन्वेलप कहते हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर एक थोड़ा सा इस आउटर इन्वेलप का जो ब्राइटनेस होगा यहाँ पर वो सबसे लोअर होगा। यहाँ का ब्राइटनेस एकदम काला काला जैसा फ्लेम हमको दिखेगा ये। और एसिटिलीन फीदर का जो है थोड़ा सा ब्राइट मतलब फ्लेम हमको दिखेगा, है ना। और ये सबसे ज्यादा जो टिप के एकदम नजदीक है एक छोटा सा फ्लेम दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं इनर कोन। तो इनर कोन तो जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, जो टेम्परेचर होता है वो आउटर फ्लेम का टेम्परेचर यहाँ पर सबसे लोअर होगा, है ना। और इनर कोन का जो टेम्परेचर है यहाँ पर सबसे क्या होगा, हायर होगा। तो जनरली जो कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो यहाँ पर इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्स जो है आपको 2800 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका यहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है 2800 से लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है, यानी इनर कोन का जो कार्बोराइजिंग फ्लेम का इनर कोन की टेम्परेचर 2800 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक अप्रोक्स होता है। तो अब इसके फ्लेम में जो होती है, जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, इसमें हाई कार्बन जो है ये एग्जिट होते रहता है, मतलब इसके फ्लेम में कार्बन की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा होती है। यानी कि इस फ्लेम की मदद से जब हम लोग कोई भी दो पार्ट को ज्वाइंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये पार्ट ज्वाइंट होने के बाद फिर यहाँ पर काला काला जैसा कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब ये था कि फ्लेम में कार्बन का क्या था, प्रेजेंस था, यानी कार्बन की अधिकता थी फ्लेम में, जिस कारण से ये वेल्ड जो है वो पूरी तरह से क्या बन गया, एक तरह का पीटेड सरफेस, है ना। मतलब हो गया कि ये कार्बन का एक मतलब लेयर इस पर चढ़ जाता है, ब्लैक ब्लैक जैसा आ जाएगा, है ना। तो इस फ्लेम का जनरली यूज जो है हम लोग हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा होती है ना, हाई कार्बन स्टील हो गया, है ना, या फिर हमारा कास्ट आयरन हो गया जिसमें जो है कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग वेल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद है सेकंड जो इसमें टाइप का फ्लेम है, इसको कहते हैं न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में क्या है कि C2H2 और O2 ये दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा, यानी कि दोनों बराबर मात्रा में, जितना अमाउंट एसिटिलीन गैस होगी उतनी ही अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, दोनों की रेशियो 1:1 का होगा, तब जो फ्लेम जनरेट करेगा उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में हमको दो ही यहाँ पर फ्लेम दिखेगा, एक तो आउटर इन्वेलप हो गया जो बाहर से एक फ्लेम रहता है, और उसी इस आउटर इन्वेलप, और इसके हम लोग एकदम टिप के नजदीक देखेंगे तो काफी यहाँ पर हाई हाई ब्राइटनेस, यानी कि इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हाई ब्राइटनेस जैसा एक छोटा सा फ्लेम हमको यहाँ पर दिखेगा, है ना। इसकी टेम्परेचर जो है लगभग 3100 से लेके 3200 तक डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर, मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम से ज्यादा टेम्परेचर होता है न्यूट्रल फ्लेम का। और साथ ही यहाँ पर एक थोड़ा सा हमको हीसिंग साउंड यहाँ पर क्या सुनाई देगा, हीसिंग साउंड, है ना। सिंपल चीज है कि जैसे घर में लोग जो है एक एक स्टोव ही जलाता है, यहाँ पर अगर स्टोव का बर्नर यहाँ लगा हुआ है और लोग यहाँ पर स्टोव जलाता है तो हम लोग देखते हैं कि बाहर एक हवा भरने वाला एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है। हम लोग इनिशियली जब हम लोग यहाँ पर स्टोव के बर्नर को जलाते हैं तो देखते हैं फ्लेम जो है काफी ब्लैक ब्लैक और बड़ा लंबा सा फ्लेम जनरेट होता है। फिर हम लोग यहाँ पर एक पंप लगा हुआ रहता है, इस पंप की मदद से स्टोव में हम लोग हवा भरते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन को जैसे जैसे सप्लाई देते जाएंगे यहाँ पर फ्लेम का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा, और साथ ही जो है तो यहाँ पर साउंड एक आना मतलब एक हिसिंग जैसा साउंड मतलब आना हमें सुनाई देगा, है ना। यानी कि यहाँ पर एक हीटिंग साउंड जो है सुनाई देगा। तो न्यूट्रल फ्लेम में भी वही होता है
कि इसके इनर कोन पे जो है एक तरह का हीसिंग साउंड जैसा हल्का हल्का सुनाई देगा। इसकी टेम्परेचर 3100 से 3200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जनरली न्यूट्रल फ्लेम का जो हम लोग यूज है, ये हमारा लो कार्बन स्टील, यहाँ पर जो है लो कार्बन स्टील का, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, एल्युमिनियम का, ऐसे एल्युमिनियम को बेस्ट टीआईजी वेल्डिंग से किया जाता है। लेकिन गैस वेल्डिंग जहाँ टीआईजी अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग न्यूट्रल फ्लेम को जनरेट करके लो कार्बन स्टील या फिर एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए हम यही न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो इसका फ्लेम है वो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है कि C2H2 और O2, इसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है। मतलब हो गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के भाल्व को हम थोड़ा ज्यादा खोल देते हैं और C2H2 के भाल्व को थोड़ा सा हम कम ओपन करते हैं। तो इसमें अगर ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है और C2H2, तो इसमें कंप्लीट बर्निंग होता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट बर्निंग होता है एसिटिलीन गैस का। जबकि कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो है यहाँ पर एसिटिलीन गैस की अधिकता है, ऑक्सीजन की कमी है, तो पूरा का पूरा ये गैस जो है जलता भी नहीं है। इसका थोड़ा अमाउंट जो है वो फ्लेम में ही निकलता है, जिस कारण से कार्बन की अधिकता रहती है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, C2H2 कम होती है, तो कंप्लीट बर्निंग होता है। साथ ही जो है इसका फ्लेम का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है ना। इसका इनर कोन का भी साइज एकदम हाई ब्राइटनेस, यहाँ पर तो मतलब वेरी हाई ब्राइटनेस है। हमको फ्लेम जो है इनर कोन जो है ये हमें दिखाई देगा। और इस इनर कोन का जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर कार्बोराइजिंग फ्लेम का होता है, उससे ज्यादा जो है न्यूट्रल फ्लेम का लगभग 3100 से 3200 तक होता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है उसका लगभग 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये जो है मतलब न्यूट्रल फ्लेम थोड़ा सा हीसिंग साउंड देता है, और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारा रोअरिंग साउंड, मतलब रोअरिंग साउंड मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा रोअरिंग टाइप का। जैसे हम लोग स्टोव में ही अगर बहुत ज्यादा अगर हम लोग हवा भर देते हैं तो स्टोव से इतना तेज आवाज आने लगता है कि दूर दूर तक सुनाई देने लगता है कि यहाँ स्टोव क्या हो रहा है, जल रहा है। सेम चीज है कि जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारा जनरेट होता है तो यहाँ पर रोअरिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और या इसकी टेम्परेचर जो है काफी हाई हो जाती है, अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इसका यूज जो है हम लोग जनरली जो करते हैं वो कॉपर, जिंक, है ना, ये सब को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग, या फिर कोई एलॉय है ना, उसको हम लोग वेल्ड करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब यूज करते हैं। इसमें कार्बन की भी अधिकता नहीं होती है, यानी किसी तरह का कार्बन डिपोजिशन का भी जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये तीन तरह का फ्लेम जो है हम गैस वेल्डिंग में यहाँ पर जनरेट करके अलग अलग तरह के मटेरियल को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें बात आती है फ्लक्स की। देखिए इस वेल्डिंग में फ्लक्स, तो फ्लक्स के रूप में एक एक चीज तो ये है कि जो गैस फ्लेम, जो फ्लेम हमारा क्रिएट हो रहा है, इसका जो आउटर इन्वेलप है, आउटर इन्वेलप जो इसमें फ्लेम का है, ये भी एक तरह का फ्लक्स के रूप में काम करता है। मतलब ये भी किसी बाहरी गैस को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वेल्ड जो हम लोग करते हैं, हम लोग फिलर मेटल को जो डालते हैं वो उसके इनर कोन में, इनर फिलर मेटल को हम लोग इनर कोन में डालते हैं ताकि वो फिलर मेटल पिघले, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर इधर ही होता है। तो पिघलने के लिए इनर कोन में डालते हैं, जबकि आउटर इन्वेलप एक कवरिंग का काम करता है। दूसरा चीज, या तो हम लोग फिलर मेटल के ऊपर जो है हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। अगर इसको कोटिंग कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, जब हम लोग इसको गैस वेल्डिंग के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ का फ्लक्स पिघल के इस जोन में आएगा,
और वो फ्लक्स चूंकि हल्का डेंसिटी का होता है तो वो ऊपर चला आएगा, है ना। या फिर हम लोग जो है जो मटेरियल है जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं उसी पर हम लोग फ्लक्स को डिपॉजिट कर देते हैं, जो उसको एटमॉस्फेरिक गैस से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स भी अलग अलग तरीका से हम लोग यूज करते हैं। जहाँ पर जरूरत होता है तो हम डायरेक्ट फिलर मेटल को ही कोटिंग कर देते हैं तो भी फ्लक्स हो जाता है। ऐसे आउटर इन्वेलप भी इसको एक कवर प्रोवाइड करता है ना। तो इस तरह से ये गैस वेल्डिंग का यूज, यहाँ से हीट सोर्स जनरेट किए और फिर वो हम लोग जो है यहाँ पर दो मेटल को ज्वाइंट करने के लिए या तो फिलर मेटल डाल के और उसी इनर कोन का टेम्परेचर का यूज करके पिघला के भर देते हैं, या फिर सिंपली हम लोग इसी के सरफेस पर हीट सोर्स प्रोवाइड करते हैं और दोनों ही सरफेस मेल्ट होके एक दूसरे में फ्यूज कर जाता है। तो ये भी है, इस तरह से हमारा गैस वेल्डिंग यूज होता है ना। इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एक वेल्डिंग गन है और ये हमारा वर्क पीस है। तो वेल्डिंग गन का जो एंगल होता है यहाँ पर एक थीटा होता है। जनरली ऐसे थीटा का यूज जो है अलग अलग थिकनेस के लिए, कि अगर अगर हमारा ये प्लेट, जिस प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं, अगर उसका थिकनेस 1 mm से कम होता है तो थीटा का मान लगभग हम 20 डिग्री रखते हैं, है ना। 1 से 3 के लिए 30 डिग्री, 3 से 5 के लिए 40 डिग्री, 5 से 7 के लिए 50 डिग्री, 7 से 10 के लिए 60 डिग्री, 10 से 15 के लिए 17 डिग्री और 15 से एबव लगभग 80 से 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे अप्रोक्स जो जनरली हम लोग ऐसे, तो ये पूरा थिकनेस के साथ दिया हुआ, ऐसे हम लोग 60 से लेकर के 70 डिग्री तक जो है ज्यादा कॉमन है, ये ज्यादा यूज होता है ना। तो ये हो गया वेल्डिंग टॉर्च का जो हमारा एंगल है। साथ ही जो वेल्डिंग हम लोग पहले भी बता चुके हैं, दो तरह का, अगर एक होता है फोरे हैंड वेल्डिंग और एक होता है बैक हैंड, है ना। तो बैक हैंड, फोरे हैंड वेल्डिंग में जो है यहाँ पर जो फ्लेम, यहाँ पर फ्लेम जनरेट कर रहा है, तो फिलर मेटल जो होता है इसके आगे होता है ना। और वेल्ड का डायरेक्शन हमारा लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि मतलब फिलर मेटल को ये इसमें हम ये गलत बता दिए कि इसमें फोरे हैंड वेल्डिंग में फिलर मेटल जो होता है अहेड ऑफ फ्लेम होता है ना। और ये हमेशा न्यू मेटल को स्ट्राइक करता है, यानी कि इसकी वेल्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होती है, राइट साइड में, है ना। और वेल्डिंग पीछे से होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होते हुए, यानी कि फोरे हैंड वेल्डिंग में जो होता है, फोरे हैंड में वो फ्लेम जो होता है वो न्यू मेटल को स्ट्राइक करता है, न्यू मेटल को, ठीक है, याद रखने का तरीका है। और बैक हैंड में जो है जो हमारा यहाँ पर मतलब वेल्डिंग टॉर्च है और फिलर मेटल यहाँ पर डाल रहे हैं, और ये मतलब हमारा फ्लेम है, उसका आर्क है। तो ये वेल्ड, ये जो है यहाँ पर इस इधर से वेल्डिंग, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होती है लेफ्ट वार्ड होती है, ठीक है। तो इसको बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। तो यानी कि इस बैक हैंड वेल्डिंग में जो फ्लेम का जो मतलब दिशा होता है वो हमारा पहले से वेल्ड किया हुआ मेटल को वो स्ट्राइक करता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि मेटल का जो हीट अफेक्टेड जोन है, यानी कि वेल्ड मेटल दोबारा गर्म होता है किसमें, बैक हैंड में। तो जो ज्यादा थिकनेस का अगर प्लेट है तो उसके लिए हम जनरली बैक हैंड वेल्डिंग यूज करते हैं। ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है टू वेल्ड मटेरियल थिकर देन 5 mm से अगर ज्यादा थिक का मटेरियल है तो उसके लिए हम लोग बैक हैंड वेल्डिंग यूज करते हैं, और 5 mm से अगर कम है तो फिर उसके लिए हम फोरे हैंड वेल्डिंग यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से बैक हैंड और फोर हैंड वेल्डिंग होता है। तो ये जो था हमारा गैस वेल्डिंग था, कि हम गैस वेल्डिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं अलग अलग फ्लेम से, है ना। उसके बाद फोरे हैंड वेल्डिंग हो गया, और